Hello friends, welcome. So today we are going to start Jainism line by line explanation from Upinder Singh. The topics that we are going to cover is early Jainism, the Jain Tirthankar Vardhaman Mahavir, the Jain understanding of reality, Jaina discipline, the liberated man, on not killing of earth bodies Jainism क्या कहती है, social composition of the Jain Sangha and laity, the true Brahman, Malli और मल्लीनाथ. So let us get started. अर्ली जैनिज्म की बात करें तो ये जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म से काफ़ी पुराना है, बट एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कितना पुराना है. कुछ सिमिलैरिटीज है जैनिज्म और बुद्धिज्म की टीचिंग में, जैसे कि दोनों ही वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करती है, दोनों ही नॉन थीस्टिक डॉक्ट्राइन है, मतलब ये इनकी जो डॉक्ट्राइन है इसमें गॉड को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. दोनों ही रेनंशिएशन पर इम्फेसिस करती है कि रेनंशिएशन करें, एसेटिक लाइफ जिए, त्याग करें और उसके साथ साथ ह्यूमन एफर्ट, अच्छे कर्म करें और इसी से क्या हो सकता है, सैल्वेशन अटेन किया जा सकता है. मतलब ये कर्म कांड की जगह पर ज्ञान मार्ग को जो है ये ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं. और स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं मोनास्टिक ऑर्डर की, तो दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में जो है मोनास्टिक ऑर्डर स्टैब्लिश किया गया है मेन और वुमेन के लिए. हाउएवर काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के फिलोसफिकल आइडियाज में. जैना वर्ड जो है ये जीना वर्ड से आया है और जीना का अर्थ होता है विक्टर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे इनफाइनाइट नॉलेज जिसने अटेन कर लिया है और जो दूसरों को सिखाता है कि मोक्ष कैसे अटेन करना है. मोक्ष का अर्थ है रीबर्थ, बार बार जन्म और मृत्यु के साइकिल से क्या होना, निकल जाना. तीर्थंकर का अर्थ है जीना. तीर्थंकर और जीना सिमिलर वर्ड्स हैं. तीर्थंकर का लिटरल मीनिंग है फोर्ड बिल्डर. फोर्ड यानी कि कोई व्हीकल जिससे आप क्या कर सकते हैं. जैना का कॉन्सेप्ट क्या है तीर्थंकर का, कि जो जीवन है इसमें ये क्या है, ये पूरा एक ओशन है सफरिंग का. तो जैसे ओशन में वाटर होते हैं, जीवन के ओशन में क्या है, सफरिंग है और आपको इस वाटर से निकलने के लिए एक बोट चाहिए. तो वो बोट जो है वो तीर्थंकर की नॉलेज है. तो तीर्थंकर की नॉलेज से आपको वो बोट मिल जाएगा जिससे आप जीवन के सफरिंग ऑफ ओशन ऑफ सफरिंग को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं. जैन कॉन्सेप्शन ऑफ टाइम की अगर बात करें तो जैना का मानना है कि टाइम क्या है, टाइम एक एंडलेस सीक्वेंस है. एंडलेस सीक्वेंस यानी कि चलते रहने वाला सीक्वेंस, और ये कुछ इस प्रकार है कि ऐसे वेव फॉर्म में, ठीक है. और ये हाफ साइकिल और फुल हाफ साइकिल्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है. तो एंडलेस हाफ साइकिल का कॉम्बिनेशन है. जो ये वाले हाफ साइकिल है इसे हम कहेंगे उत्सर्पिनी और जो नीचे है दिस विल बी कॉल्ड अवसर्पिनी. तो उत्सर्पिनी क्या है, उत्सर्पिनी एक प्रोग्रेसिव हाफ साइकिल है, मतलब इसमें खुशी बढ़ेगी. अवसर्पिनी एक रिग्रेसिव हाफ साइकिल है, मतलब इसमें खुशी जो है वो कम हो जाएगी. और हर एक उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी जो है वो वास्ट स्पैन ऑफ टाइम तक चलती है और इंडिविजुअली हर एक उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी जो है वो 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है जिसे काल कहा जाता है. तो अभी क्या चल रहा है जैनिज्म के हिसाब से, अभी चल रहा है उत्सर्पिनी, मतलब हैप्पीनेस, अवसर्पिनी चल रही है, मतलब हैप्पीनेस क्या हो रहा है, घट रहा है. और हर उत्सर्पिनी या अवसर्पिनी में जो है 24 तीर्थंकर आएंगे जो लोगों को सिखाएंगे कि सफरिंग के, मतलब ओशन ऑफ सफरिंग से जो है कैसे निकला जाए. तो हमारे उत्सर्पिनी अवसर्पिनी में भी 24 तीर्थंकर आए हैं. तो हम जो है अभी किसमें है, अवसर्पिनी में है और इसमें 24 तीर्थंकर आए हैं. और वो जो 24 तीर्थंकर हैं हमारे टाइम में, उसमें से फर्स्ट तीर्थंकर कौन है जैनिज्म के हिसाब से, ये ऋषभदेव है. बात करें अगर हिस्टोरिसिटी की, तो हिस्टोरिसिटी जो है ये 24 तीर्थंकर की, ये काफ़ी इजी नहीं है कि हम इसको कंफर्म कर सकें. लेकिन नेमिनाथ हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत सजेशन मिलता है कि नेमिनाथ जो 22वें तीर्थंकर थे ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन को बिलोंग करते थे. पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं ये बनारस में रहा करते थे. और महावीर जो है जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि ये जो है कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था. सारे के सारे जीना जो है वो एक ही सीख देते हैं जीवन में क्या करने के लिए, सफरिंग से निकलने के लिए, लिबरेशन पाने के लिए. इनकी सीख जो है वो सिमिलर है. तो जीना कौन है, जीना एक इंसान ही है बट इनमें सुपर ह्यूमन इंसाइट और नॉलेज है. और जैन ट्रेडिशन की माने तो जन्म से ही इनमें कुछ विचित्र कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करती है.
जो बताती है कि ये क्या होंगे, ये एक जीना होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें तो इनकी बॉडी बहुत ही हार्ड होगी और ब्रिलियंट बॉडी होगी, एडामेंटाइन बॉडी, जो कि हार्ड और ब्रिलियंट है, जैसे कि डायमंड। ये जो है ये अवधि ज्ञान होगा इन्हें, अवधि ज्ञान यानी कि सुपर ह्यूमन कॉग्निशन या साइकिक पावर। और इस साइकिक पावर की मदद से जो आने वाले समय में जो इवेंट्स होने वाले हैं इनको ये पहले ही देख पाएंगे। आगे बात करें जैनिज्म के दो सेक्ट की, तो 300 CE के आसपास कभी जैन संघ जो है, जो महावीर ने स्टैब्लिश किया था मोनास्टिक ऑर्डर जैनिज्म के लिए, तो ये जैन संघ जो है ये डिवाइड हो गई थी दो अलग अलग पार्ट्स में। तो दिगंबर एक थी और श्वेतांबर दूसरी पार्ट थी। तो दिगंबर बेसिक डिफरेंस, वैसे इनमें काफ़ी डिफरेंसेस है, ये कुछ बातों पर अग्री करते हैं, कुछ बातों पर अग्री नहीं करते हैं, इवन अपनी फिलॉसफी में। और लेकिन बेसिक डिफरेंस, जो स्टार्क डिफरेंस है दिगंबर और श्वेतांबर में, वो ये है कि दिगंबर, दिग यानी कि कुछ ना होना और अंबर यानी कि कपड़ा। तो दिगंबर यानी कि वैसे जैना जो क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर चुके हैं, और श्वेतांबर यानी कि वैसे जैन जो वाइट कपड़ा पहनते हैं। श्वेत का मतलब है वाइट। तो ये दो सेक्ट है और ये काफ़ी, इनका वर्जन जो है जैनिज्म की फिलॉसफी का और बाकी चीज़ों का, ये काफ़ी डिफरेंट है। और अगर हम इनके वर्जन को देख करके महावीर के हिस्टोरिसिटी के बारे में जानने की कोशिश करें तो हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ये दोनों ही डिसएग्री करते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म जो है 599 BCE में कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो है वो वैशाली के पास स्थित एक शहर है, और वैशाली क्या थी, ये विदेहा जनपद की कैपिटल थी। विदेहा जो है वो प्रेजेंट टाइम में बिहार में सिचुएटेड। तो बुद्ध की ही तरह महावीर जो है ये भी क्षत्रिय बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। इनके जो पिता है सिद्धार्थ, वो ज्ञानत्री क्लैन के जो हैं चीफ हुआ करते थे, और इनकी माता त्रिशाला जो है वो विदेहा के राजा चेटक की बहन थी। क्षत्रिय बायस जो है वो आपको जैना ट्रेडिशन में भी दिखेगा और ये बुद्धिज्म में भी दिखता है। मतलब वैदिक पीरियड में क्या था ना, 4 वर्णों में डिवाइडेड थी सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणिज्म या फिर हिंदुइज्म को आप देखें तो उसमें ब्राह्मण्स को जो है वो टॉप वर्ण का बताया गया है, लेकिन यहीं आप बुद्धिज्म और जैनिज्म को देखेंगे तो ये लोग क्षत्रिय को ब्राह्मण से ऊपर रखते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल हम लोग श्वेतांबर ट्रेडिशन के एक स्टोरी से देख सकते हैं, जिसमें बताया जाता है कि वर्धमान जो है इनिशियली वो एक ब्राह्मण के घर पैदा होने वाले थे, ऋषभ दत्त नाम के ब्राह्मण की वाइफ जो थी देवनंद, तो उनके वूम्ब में थे महावीर। लेकिन इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने महावीर के एम्ब्रायो को देवनंद के वूम्ब से त्रिशला के वूम्ब में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि एक ब्राह्मण वुमेन या कोई ऐसी वुमेन जो लो फैमिली को बिलोंग करती है वो वर्दी नहीं थी कि वो बर्थ दे सके एक फ्यूचर तीर्थंकर को। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक क्षत्रिय को जैना ट्रेडिशन में ब्राह्मण से सुपीरियर बताया गया है। माना जाता है कि वर्धमान महावीर जो है वो इवन जन्म लेने से पहले से ही वो अहिंसा को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग थे, और जब वो माता त्रिशाला के वूम्ब में थे तो वो थोड़ा भी हिल नहीं रहे थे, वो एब्सोल्युटली क्या थे, स्टिल थे, ताकि माता त्रिशाला को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। और ये जो है स्लाइटली ये रिश्योर करता है कि वो जब वो अपने सुपर ह्यूमन पावर्स को लेकर के, तो जब माता त्रिशाला को वो क्योंकि थोड़ा भी नहीं हिल रहे थे वूम्ब में, तो माता त्रिशाला को जो है एक बार डर लग गया कि जो बच्चा होने वाला है वो कहीं ना कहीं डेड है। तो ऐसे में अपने सुपर ह्यूमन पावर से महावीर को जब ये बात पता चली तो वो थोड़ा सा जो है मूव किए, ताकि वो माता त्रिशाला को रीअश्योर कर सके कि उनकी डेथ नहीं हुई है वूम्ब में। श्वेतांबर ट्रेडिशन की माने तो जब महावीर को ये रियलाइज हुआ कि कितना इजी है पेरेंट्स को पेन देना, तो वर्धमान महावीर ने जो है प्रण लिया कि जब तक उनके पेरेंट्स अलाइव होंगे वो वर्ल्ड को रिनाउंस नहीं करेंगे। अचरांग सूत्र की माने तो वो डिस्क्राइब करती है कि वर्धमान महावीर जो हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो जीना पार्श्वनाथ के फॉलोअर हुआ करते थे। श्वेतांबर ट्रेडिशन जो है वो कहती है कि वर्धमान जो है वो हाउस होल्डर स्टेज, यानी कि एक वैदिक मैन की लाइफ में 4 स्टेजेस आया करती थी। पहली स्टेज थी ब्रह्मचर्य,
जिसमें वो गुरु के पास जाकर के ज्ञान लेते थे, वेदों को पढ़ते थे। सेकेंड स्टेज थी गृहस्थ, जिसमें वो शादी कर लिया करते थे, प्रोक्रिएट करते थे। थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्थ, जिसमें दिस वॉज द रिटायरमेंट स्टेज। एंड द फोर्थ स्टेज वॉज संन्यास, जिसमें वो एक एसेटिक लाइफ जीते थे। तो वर्धमान महावीर जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंचे जब उनके पेरेंट्स अलाइव थे, और उन्होंने यशोदा से शादी की और उनकी एक बेटी भी हुई, प्रियदर्शना। लेकिन दिगंबर ट्रेडिशन की माने तो उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। वर्धमान जो है उन्होंने दुनिया मतलब जो है वर्ल्डली डिजायर्स और बाकी चीज़ों को जो है रिनाउंस कर दिया था 30 साल की उम्र में। श्वेतांबर ट्रेडिशन की माने तो तब तक महावीर के जो माता पिता थे उनकी डेथ हो चुकी थी। दिगंबर ट्रेडिशन की माने तो वो अपने माता पिता जब उनके अलाइव थे उन्होंने तभी ही रिनाउंस कर दिया था वर्ल्ड को, उनसे परमिशन लेके, अपने माता पिता से परमिशन लेकर। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही ट्रेडिशन जो है वो बताती है कि महावीर जो है वो 12 साल तक भटकते रहे, इधर से उधर, अपने कड़ी तपस्या की, मेडिटेशन किया, फास्ट किया, और इन सब के बाद 12 सालों के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब इनफाइनाइट नॉलेज मिला उन्हें, जिसके बाद वो तीर्थंकर बन पाए। और ये उन्हें जिम्भिक ग्राम के शहर में प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी के किनारे। एक इंसान है जिनका नाम है सामक, तो इन्हीं के फील्ड में ऐसा हुआ। दिगंबर ट्रेडिशन की माने तो जब महावीर को जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो महावीर जो है वो एक आम इंसान की सारी कमजोरी, जैसे कि भूख लगना, जैसे प्यास लगना, नींद आना, डर लगना, डिजीज हो जाना, इन सब से जो है वो महावीर मुक्त हो गए। वो जो है वो अब खुद को वर्ल्डली एक्टिविटीज में बिल्कुल इंगेज नहीं करते थे, और वो जो है फिक्स्ड बैठे रहते थे और लोटस पोस्चर में बैठे रहते थे एक असेंबली हॉल में जो देवों के द्वारा बनाई गई थी, और उनकी जो बॉडी है उससे दिव्य ध्वनि निकला करती थी, जिसे गॉड, डेमी गॉड, ह्यूमन, एनिमल सब सुना करते थे। और ऐसे में महावीर ने जो भी ज्ञान प्राप्ति किया था, जो भी कैवल्य ज्ञान था उन्हें, इसे डिसिप्लिनेट, इसे लोगों तक फैलाने का टास्क किसे मिला? गांधारास को मिला, जो महावीर के चीफ डिसिपल हैं, जिसे महावीर ने जो है ज्ञान दिया। और फिर गांधारास जो है इन्होंने महावीर के ज्ञान को फैलाने का काम किया। और गांधारास में पहले गांधार कौन है? ये एक ब्राह्मण है जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम। इसके अलावा महावीर के जो दोनों भाई हैं वो लोग भी गांधार है। तो ऐसे में क्या देखा जाता है, इनिशियली जो गांधार 3 थे वो बाद में बढ़ के 11 हो जाते हैं महावीर के लाइफ टाइम में। और ये 11 गांधार अकॉर्डिंग टू दिगंबर ट्रेडिशन, इन्होंने ही जैनिज्म के टिनेंट्स को, जैनिज्म के टीचिंग्स को लोगों तक फैलाया है। तो तीर्थंकर या महावीर ने क्या किया? ऑर्डर क्रिएट किया मॉन्क, नन और लेटी का इनडायरेक्टली, मतलब इन 11 गांधारों से फिर धीरे धीरे और बढ़ते चले गए लोग जिन्होंने जैनिज्म की टीचिंग को फॉलो किया। तो इनडायरेक्टली जो है महावीर ने एक मॉन्क, नन और लेटी का मतलब होता है लेमैन, जो सोसाइटी में रहकर जैनिज्म को फॉलो करना चाहते हैं वो लेटी हैं, तो उनका एक जैनिस्ट ऑर्डर क्रिएट हो गया। श्वेतांबर ट्रेडिशन की माने तो महावीर जो है वो खुद ही ट्रैवल करके अलग अलग जगह अपनी डॉक्ट्राइन को उन्होंने जो है प्रीच किया है। दोनों ही ट्रेडिशन इस बात पर अग्री करती है कि महावीर जो है इन्होंने जो है इनको जो है पावापुरी के पास जो है ही डाइड एट पावापुरी। तो मॉडर्न डे में जो है ये जो पावा है ये पावापुरी है, जो कि पटना के बगल में है। और 72 इयर्स की एज में इनकी डेथ होती है, जब ये एक सिद्धा बन जाते हैं। सिद्धा मतलब एक ऐसा इंसान जो फुल्ली लिबरेट हो चुका है फॉरएवर एंड फ्री ऑफ एम्बॉडीमेंट, मतलब जिसे वापस कोई बॉडी नहीं मिलेगी, जिनका जो है पुनर्जन्म नहीं होगा। ट्रेडिशनल डेट जो महावीर के पासिंग अवे की है वो 527 BCE है। बात करें अगर जैनिज्म के फिलॉसफी की, तो जैनिज्म जो है ये एक्नॉलेज करती है प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऑल्दो दे वर रिगार्डेड एज लेस पावरफुल देन जीना। तो माना जाता है कि गॉड है, बट गॉड जो है वो जीना से नीचे है। While attempting to lessen the negative effect of Varna order and the ritualistic Vedic religion, it did not criticize Varna system. तो ये जो है ये as a reaction to Varna order ही develop हुई है, जैनिज्म भी हो जाए, बुद्धिज्म भी हो जाए, तो ये rigid वैदिक वर्ण ऑर्डर के अगेंस्ट ही डेवलप हुई है, बट इसने कभी भी खुल के
क्रिटिसाइज नहीं किया है वर्ण ऑर्डर को। महावीर जो है वो ऐसा क्लेम किया करते थे कि एक इंसान जो हायर वर्ण या लोअर वर्ण में जिनकी बर्थ होती है तो वो उनके खुद के फॉल्ट या वर्चूज़ की वजह से है। मतलब अगर आप हायर वर्ण में आपकी बर्थ होती है तो ये आपके वर्चूज़ की वजह से है, और अगर लोअर वर्ण में आपकी बर्थ होती है तो ये आप ही की फॉल्ट भी है। जैनास जो है वो लाइफ और कॉन्शियसनेस देखते हैं हर चीज़ों में, फायर हो जाए, रॉक हो जाए, वाटर है, तो सब में लाइफ और कॉन्शियसनेस है। और इवन मिनिस्क्यूल लाइफ फॉर्म्स जो कि फायर, वाटर, रॉक इन सारी चीज़ों में ड्वेल करते हैं, उनको भी जो है कॉन्शियसनेस है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ह्यूमन को जैनिज्म जो है वो दो ऑपोजिंग पार्ट में देखते हैं, एक है मटीरियल साइड और दूसरी है स्पिरिचुअल साइड। तो ये काफ़ी सिमिलर है हिंदुइज्म की सांख्य दर्शन से। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट द सांख्य दर्शन और सांख्य फिलोसफी, यू कैन चेक माय वीडियोस इन द प्लेलिस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जैनिज्म जो है ये बिलीव करती है ट्रांसमिशन ऑफ सोल एंड कर्मा, मतलब जो है सोल और कर्म की वजह से जो है वो सोल का ट्रांसमिशन पॉसिबल है, और कर्म की वजह से जो है वो सोल की डेस्टिनी डिसाइड होती है। ये जैनिज्म बिलीव करती है। जैनिज्म जो है वो अर्ज करती है कि एक फ्रुगैलिटी और नॉन वायलेंस की लाइफ जिए हम। फ्रुगैलिटी का मतलब है कि मतलब जितना है किफ़ायती जीवन जिए, मतलब जितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जितनी आपकी नीड है बस आप उतना ही कंज्यूम करो अर्थ से, और बाकी नहीं कंज्यूम करो। जैनिज्म की टीचिंग में फर्दर देखें तो कॉन्सेप्ट आती है मोहन्य की। मोहन्य का अर्थ है डेल्यूजन कॉजिंग कर्मा, तो वो डेल्यूजन जिसकी वजह से हम कर्म करते हैं। जैनिज्म की माने तो एक जीव में 3 इनहेरेंट क्वालिटीज़ है, वो है उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी ब्लेस और उसकी एनर्जी। तो जैन डॉक्ट्राइन जो है वो ऐसा मानती है कि जीव जो है वो ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, उनका रीबर्थ होता है उनके कर्म की वजह से, और ये काफ़ी यूनिक डॉक्ट्राइन है। कर्म को जो है मटेरियल पार्टिकल की तरह माना गया है और इन्हें नाम दिया गया है पुद्गल। असरव जो है ये कारण है जिसकी वजह से हम अच्छे या बुरे कर्म को करते हैं, और अच्छे या बुरे कर्म जो भी करें उससे क्या होता है, सोल जो है वो एक बॉन्डेज में फंस जाती है। असरफ जो है इसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, ये अट्रैक्शन है सोल का सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ। तो मोह, कॉमन लैंग्वेज में लेमन टर्म में असरफ को ही हम मोह या मोह माया कह सकते हैं। तो असरफ के 3 कारण बताए गए हैं जैनिज्म में। पहला है मिथ्यत्व यानी कि मिथ्या, इग्नोरेंस। दूसरी है अवीरति यानी कि लैक ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, खुद को रोक ना पाना। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, बट आप खुद को रोक नहीं पा रहे। और तीसरा है कसाय। कसाय का अर्थ है गलत पैशन, जैसे कि एंगर, जैसे कि कंसीट, कुछ छुपा लेना, जैसे कि डिसीट, धोखा देना, लस्ट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, असरफ क्रिएट होता है। असरफ का अर्थ क्या है, मोह माया या फिर बॉन्डेज टू द सोल। और इस बॉन्डेज से ये जो असरफ है, असरफ की वजह से क्या हो गया, हमारा सोल जो है वो कार्मिक मैटर, क्योंकि कर्म क्या है, वो मैटर है, वो पुद्गल है। तो पुद्गल से क्या हो जाता है, हमारा सोल अटैच हो जाता है। इफ दिस इज द सोल, तो इसके चारों तरफ जो है वो कार्मिक मैटर फ्लो करते हैं जो इसको लिबरेट नहीं होने देते हैं। तो इसको लिबरेट होने के लिए इन सारे कार्मिक बॉन्डेजेस को हटाना होगा, कार्मिक मैटर को हटाना होगा। तो सोल हैज़ कार्मिक मैटर बॉन्डेजेस फ्रॉम इटर्निटी। तो जब से मतलब सिंस टाइम इमेमोरियल हम ये मान सकते हैं कि जब से इंसेप्शन हुआ है तब से सोल जो है अपनी इग्नोरेंस की वजह से जो है कार्मिक मैटर से जो है वो बॉन्डेड है। संवार का अर्थ है अब कैसे बचें, ये जो कर्मा क्रिएशन हो रहा है जिस वजह से हमारी सोल जो है वो बॉन्डेज में फंस रही है। तो इसका सॉल्यूशन भी मिलता है जैनिज्म में। सबसे पहले तो हमें कोई नया कर्म करना बंद करना होगा, फ्रेश कर्मा का एक्यूमुलेशन स्टॉप करना है। कोई नया पुद्गल मैटर, सपोज इतने पुद्गल मैटर हैं आपके सोल के चारों तरफ, तो कोई नया आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितना नया ऐड करेंगे उतनी कड़ी मेहनत करनी होगी उसे हटाने में। तो संवार जो है ये असरव का ऑपोजिट स्टेप है, क्योंकि असरफ से क्या करते थे, हम फ्रेश कर्मा जनरेट कर रहे हैं, संवार से हम फ्रेश कर्मा के जनरेशन को स्टॉप कर रहे हैं। सेकेंड इज निर्जर। अब हम कोई फ्रेश कर्मा बना तो नहीं रहे, बट सपोज इतने सारे जो कर्म हैं तो इसका क्या करना है, तो इसे एग्जॉस्ट करना है, इसे खत्म करना है। तो कर्म जो भी अच्छा किया है या बुरा किया है तो उस हिसाब से क्या होगा,
हमारी लाइफ में सिचुएशंस आएंगे जो हमें झेलना है, तो इसे झेल करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्म को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। जितने जल्दी झेल लें उतने जल्दी कर्मास जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गुण स्थानास। गुण स्थानास का अर्थ क्या है, ये लैडर है लीडिंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू ओमनीसियंस। मतलब जो है जैनिज्म में 14 सीढ़ियां मानी गई है जो कि एकदम इग्नोरेंट, एकदम मोह माया में लिप्त इंसान से लिबरेटेड इंसान तक आपको पहुंचा सकती है। तो ये 14 सीढ़ियां जो है इन्हें गुण स्थान कहते हैं, या 14 अलग अलग लेवल है ये प्योरिफिकेशन की। जब एक इंसान 13वीं सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं तो 13वीं सीढ़ी पर उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अरहत कहा जाता है। क्योंकि 13वीं सीढ़ी पर जब आप पहुंचते हैं, 13वें स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन पे पहुंचते हैं, तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर आपके पास एक चॉइस है कि आप लोगों तक वो ज्ञान को डिसिमिनेट करना चाहते हैं कि नहीं। तो अरहत जो है बिफोर हिज डेथ वो क्या हो जाता है, वो लिबरेट हो चुका है क्योंकि उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और जो कुछ कर्मा पार्टिकल्स थे उसके जो सोल के तरफ, कुछ कर्मा पार्टिकल जैसे 2-4 कुछ कर्मा पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल अगर थे, तो वो भी क्या हो चुके हैं, वो एग्जॉस्ट कर लिया है एक अरहत ने। फाइनल अबॉर्ड जो है अरहत का या लिबरेटेड सोल का क्या होता है, सिद्ध लोक। तो एक्चुअली जैनिज्म में क्या माना जाता है, जैनिज्म में 4 गति मानी गई है, दैट इज मनुष्य गति, देव गति, तिरिंच गति एंड पाताली गति। तो हमारे बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ गुड कर्मा और द बैड कर्मा, तो अगर गुड कर्मा बहुत ज़्यादा है तो देव गति होती है, गुड कर्मा अगर बैड कर्मा से ज़्यादा है बट बहुत नहीं है तो फिर मनुष्य गति को प्राप्ति होती है। तो एक सोल जो है वो वापस से रीबर्थ हो जाता है उसका, क्या, ह्यूमन के तरह। देव गति के केस में एक सोल जो है वो हेवनली बीइंग बन जाती है। और फिर उसके बाद देन कम्स तिरिंच गति, जो कि आप एनिमल या लोअर फॉर्म में एक सोल की जन्म होती है, दोबारा से रीबर्थ जो होती है, ट्रांसमाइग्रेशन। एंड द लास्ट इज पाताली गति, जिसमें बैड कर्मा इतने ज़्यादा हैं कि क्या होता है कि आप इन्फीरियर बींग्स की तरह जन्म लेते हैं। एंड देन देयर कम्स सिद्ध लोक और सिद्ध गति, ये जो है वही रीच कर सकते हैं जिन्होंने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। तो ये क्या होता है, ये सिद्ध लोक में पहुंच गए। मतलब ये चारों साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ या फिर चारों तरह के मोशन से इनकी सोल जो है वो लिबरेट हो गई है, तो इनको वापस से कभी जन्म नहीं लेना होगा। टू अंडरस्टैंड दिस वी कैन सी दिस डायग्राम। तो ये आप देख सकते हैं 4 अलग अलग मोशंस को डिनोट कर रही हैं। ये जो स्वास्तिक है इसके 4 साइड 4 अलग अलग मोशन को डिनोट करती हैं। डैट इज आप कह सकते हैं ये देव गति, फिर ये मनुष्य गति, ठीक है। जब आपके गुड कर्मा बहुत ज़्यादा हैं और एक आध बैड कर्मा या फिर आपने बड़े वर्चू वाली लाइफ जी है तो देव गति। जब आपके बैड कर्मा जो हैं वो बहुत कम है और गुड कर्मा बहुत ज़्यादा है तो मनुष्य गति, वापस से आप ह्यूमन बीइंग में जन्म लेंगे। और फिर उसके बाद तिरिंच गति है जो कि लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ है। इसके केस में क्या हो जाता है कि जब आपने क्या किया है, आपने गुड कर्मा बहुत ही कम है और बैड कर्मा काफ़ी ज़्यादा है, सेल्फिश लाइफ जिया, तो तिरिंच गति। एंड दिस लास्ट वन इज जो नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज पाताली गति, मतलब हेल में जाने का। और एक जो सिद्धा होगा वो इन चारों गतियों से जो है वो ऊपर उठ चुका होगा और वो जो है वो सिद्ध लोक पहुंच जाएगा। तो वो वापस से कभी भी ही विल नॉट बी रीबॉर्न। व्रत जो जैनिज्म में एक एसेटिक को ऑब्जर्व करने ही होते हैं, दैट इज अहिंसा। ये सबसे पहला व्रत है। इसका मतलब नॉन वायलेंस और नॉन इंजरी। तो महावीर जो है वो बताते हैं कि लिविंग बींग्स की जो है, लिविंग बींग्स में, हर लिविंग बींग में डिग्निटी है, सैंक्टिटी है और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही दूसरे लिविंग बीइंग की डिग्निटी और सैंक्टिटी को, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी डिग्निटी और सैंक्टिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। और ये जो है अहिंसा या फिर आपको वॉयलेंट नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं कि बस फिजिकल फॉर्म में वॉयलेंट नहीं होना है। इसका मतलब आपको स्पीच के फॉर्म में भी वॉयलेंस नहीं शो करना है और थॉट के भी फॉर्म में आपको वॉयलेंस नहीं शो करना है। सत्य यानी कि ये दूसरा व्रत है और इसका अर्थ क्या है, ट्रुथफुलनेस। मतलब आपको क्या करना है, आपको वन सेल्फ, आपको खुद से भी सच्चाई कहनी है और दूसरों से भी सत्य ही कहना है। थर्ड इज अस्तेय या फिर नॉन स्टीलिंग, कुछ भी ऐसा नहीं लेना है जो आपको दिया नहीं गया है। फोर्थ इज ब्रह्मचर्य, दैट इज एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स एंड सेंसुअल प्लेजर फॉर मॉन्क्स एंड फेथफुलनेस टू। तो क्या करना है ना कि
आपको क्या करना है, आपको सेक्स और सेंशुअल प्लेजर से जो है खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है अगर मॉन्क्स हैं तो, और अगर हाउस होल्डर है तो क्या करना है, तो फेथफुल रहना है अपने जो पार्टनर है उसके साथ। एंड देन द लास्ट कम्स अपरिग्रह, मतलब नॉन अटैचमेंट। तो ले पीपल के लिए या फिर लेटी के लिए क्या था कि आपको जो है प्रॉपर्टी या वर्ल्डली चीज़ों से जो है इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, कुछ भी ओन नहीं करना है। मॉन्क्स के लिए क्या था कि उन्हें कुछ भी ओन नहीं करना है, और ले पीपल के लिए क्या था कि आपको अपने प्रॉपर्टी या वर्ल्डली पोजेशन से कुछ ज़्यादा एक एटीट्यूड रखना है कि आप उससे नॉन अटैच्ड हैं। फर्दर डेवलपमेंट अगर देखें जैना डॉक्ट्राइन की, तो ये अनेकांतवाद और स्यादवाद की बात करती है। अनेकांतवाद यानी कि फंडामेंटल नेचर क्या है रियलिटी की, कि इसके अनेकों फोल्ड है, मेनी फोल्ड्स हैं रियलिटी की। तो ये जैनिज्म जो है वो बाकी हर डॉक्ट्राइन को इस मैटर पर क्रिटिसाइज करती है कि आप नहीं कह सकते कि एक ही सत्य है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग सत्य है, तो अनेक सत्य हैं, मेनी फोल्ड रियलिटी। और स्यादवाद यानी कि कंडीशनड प्रेडिक्शन। तो हमें किसी को भी कोई भी चीज़ सच कैसे लगता है, क्योंकि हमारा पहले से ही कुछ कंडीशनिंग हो चुकी है, हमने अलग अलग एक्सपीरियंसेस झेले, उस वजह से हमें लगता है कि ये सत्य है। तो दैट इज स्यादवाद। देन कम्स न्यायवाद। तो स्यादवाद क्या है, थ्योरी ऑफ मे बी। तो आप जब भी कुछ कहें तो आपको मे बी लगाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कह रहे हैं वो आपके प्रेडिक्शन जो है, आपकी प्रेडिक्शन कंडीशनड है, तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरली द ओनली ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ तो मेनी फोल्ड की है। न्यायवाद क्या कहती है, ट्रेडिशनल स्टैंड पॉइंट की बात करती है। और फिर बात होती है त्रिरत्न की, या जैनिज्म में जो है वो 3 रत्न है, पंच महाव्रत जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात किया, और अहिंसा प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी फंडामेंटल है जैनिज्म को लेकर के। तो आइए आगे देखते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है द नोशन ऑफ प्लुरैलिटी। इसका मतलब है हम लोग साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट करना होगा हमें वेरियस यूनिक एंड ऑफन अपोजिंग ओपिनियंस। Different people have varied perspective through this image with the help of its tongue। तो हम यहाँ पर एक इमेज देखेंगे, let us see an image and then we'll understand कि अनेकांतवाद क्या बताने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस इमेज को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर अलग अलग लोग हैं जिनको क्या कर दिया गया है, जो देख नहीं सकते। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर ब्लाइंड। तो एक हाथी जो है उसे रख दिया गया है और सब उसे टच कर रहे हैं। तो जिसने हाथी के ट्रंक को पकड़ा हुआ है वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सा स्नेक है। जिसने उसके पैर को पकड़ा हुआ है वो कह रहा है नहीं नहीं ये कोई स्नेक वगैरह नहीं है, ये तो बड़ा सा पिलर है। जिसने हाथी के कान को पकड़ा है वो कहता है कि ये सब क्या कह रहे हो, ये स्नेक या पिलर नहीं है, ये एक फैन है। और जिसने हाथी के टेल को पकड़ा हुआ है वो कह रहे हैं कि तुम लोग सब गलत कह रहे हो, ये क्या है, ये रोप है। तो यही है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यानी कि हम लोग जो है अपने प्री कंडीशनिंग के हिसाब से अलग अलग रियलिटी देखते हैं। तो रियलिटी जो है वो एक नहीं है, वो मैनी फोल्ड की है। द थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद इज फॉलोड बाय द थ्योरी ऑफ स्यादवाद। स्यादवाद का क्या अर्थ है, द थ्योरी ऑफ मे बी। मतलब हर जजमेंट जो है वो क्वालिफाइड है, वैलिड है, बट कैसे, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हर जजमेंट वैलिड है, हर इंटरप्रिटेशन वैलिड है। इट स्टेट्स दैट ऑल नॉलेज क्लेम्स मस्ट बी क्वालिफाइड इन मेनी वेज बिकॉज रियलिटी इज मेनी साइडेड। तो आप अगर कोई भी नॉलेज क्लेम करते हैं तो उसे अलग अलग डायमेंशन में आपको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि रियलिटी मेनी साइडेड है। The multifaceted reality is interpreted from the perspective of time, space, substance and mode। तो हम लोग जो है टाइम, स्पेस, सब्सटेंस, मोड अलग अलग लेवल पर जो है रियलिटी के मल्टीफेसेटेडनेस को जो है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज स्यादवाद की हमें मे बी लगा के कहना चाहिए, क्योंकि मे बी कुछ चीज़ जो अभी इस टाइम पर सही है वो आने वाले टाइम पर सही नहीं हो सकती। सपोज यू आर इन समर सीजन, ठीक है, और फिर आप कहते हैं कि ये वार्मथ फील्स लाइक हेल, ठीक है, आपको गर्मी जो है वो हेल की तरह फील कर रहा है, बट सेम कैन नॉट बी ट्रू फॉर विंटर सीजन। तो ये है, अगर आप किसी जगह पर हैं और वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्योस है, अशांति है, और आप कहते हैं कि दिस प्लेस फील्स लाइक हेल, तो जैसे ही प्लेस चेंज हो जाएगा आपकी ये सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, दैट विल नो मोर रिमेन रियलिटी। तो रियलिटी जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो टाइम, स्पेस, सब्सटेंस और मोड अलग अलग पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है। दिस इज ओनली स्यादवाद एंड एकांतवाद।
तो आफ्टर अनेकांतवाद एंड स्यादवाद कम्स द थ्योरी ऑफ न्यायवाद। न्यायवाद यानी कि पार्शियल स्टैंड पॉइंट, यानी कि जो व्यू है। न्यायवाद डॉक्ट्राइन क्या कहती है? मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम सेवरल एंगल। रियलिटी को जो है हम अलग अलग डायमेंशन से डिस्क्राइब करें। दो दे कैन बी इंटरप्रेटेड एज स्टेटमेंट दैट आर ओनली पार्शियली ट्रू। तो न्यायवाद के हिसाब से रियलिटी जो है वो कैसी स्टेटमेंट है? ऐसी स्टेटमेंट है जो पार्शियली ट्रू है, कैन नॉट एजर्ट देयर एब्सोल्यूट वैलिडिटी। तो क्या क्या किस किस तरीके से हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं? पहला है नैगम न्याय। नैगम न्याय क्या है? कॉमन सेंस या यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से कुछ चीज़ का सच होना। फिर है समग्र न्याय। समग्र न्याय क्या है? क्लास व्यू दैट क्लासिफाइज इट। तो जेनरिक और क्लास व्यू एक जनरल व्यू है। और फिर है व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय जो है वो प्रैक्टिकल व्यू है, किसी चीज़ की प्रैक्टिकल यूटिलिटी को देख करके सही या गलत मानना। फिर है ऋजु सूत्र न्याय। ऋजु सूत्र न्याय जो है वो लीनियर व्यू है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम को कंसिडर करते हुए हम कहते हैं। फिर है शब्द न्याय जो कि वर्बल व्यू है दैट नेम्स इट। फिर संभिरुद्ध न्याय। संभिरुद्ध न्याय जो है वो इटाइमोलॉजिकल व्यू है, यूजेस द नेम एंड एस्टैब्लिश इट्स नेचर। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें हम लोग किसी एक व्यू को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये रियलिटी है। तो ये अलग अलग तरीका है। तो हमने समझने की कोशिश की अनेकांतवाद को, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड रियलिटी थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिफेंट। फिर हमने समझने की कोशिश की स्यादवाद यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी। और फिर नो जजमेंट इज ट्रू विदाउट क्वालिफिकेशन, ऐसा स्यादवाद कहता है। तो इसेंशियल पॉइंट जो स्यादवाद और अनेकांतवाद के पीछे है वो ये है कि रियलिटी जो है उसे हम लोग जो है ग्रास्प नहीं कर सकते इंटायरिटी से और कॉम्प्लेक्सिटी से, क्योंकि रियलिटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कोई भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि इंटायरली यही सच है। ऑल दैट इज पॉसिबल आर अ नंबर ऑफ पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट्स। तो पॉसिबल क्या है कि हम लोग पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट्स बता दें कंप्लीट रियलिटी के साथ। तो वर्ड स्याद जो है ना, मे बी, वो इसीलिए रेफर करते हैं क्योंकि हम पार्शियल ट्रू स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्याद के साथ हम अक्सर यूज करते हैं एक और वर्ड दैट इज एवा। एवा का मतलब इन फैक्ट। तो स्यात और एवा अगर हम लोग साथ में मिला दें तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी है, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से। मतलब इन फैक्ट, इस फैक्ट के हिसाब से शायद ये सच है। तो अगर जैनिज्म की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है कि जीव इटर्नल है, ये हम लोग इसको पार्शियली ट्रू मानेंगे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इसी के साथ दूसरी स्टेटमेंट कि जीव जो है वो नॉन इटर्नल है, सोल जो है वो नॉन इटर्नल है, इसको भी अगर हम लोग स्यात और इवा के साथ जोड़ देते हैं तो ये भी पार्शियली ट्रू है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, एनी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी में ये 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि कौन से स्टेट में है ये, कौन से मोड में है, कौन से लोकेशन यानी कि स्पेस में, और कौन से टाइम में है। तो बीइंग, स्टेट, टाइम और लोकेशन पर डिपेंड करती है हर स्टेटमेंट की इंटायरिटी या फिर रियलिटी। और हमने इसको ऑलरेडी एग्जाम्पल से किया, जैसे अभी सपोज समर सीजन चल रहा है और आप कहते हैं कि वार्मथ से जो है आपको हेलिश फीलिंग आती है, अच्छी फील नहीं करते आप, लेकिन सेम सेंटेंस विल बी फॉल्स जब विंटर सीजन आ जाएगी। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने किया था पुद्गल के बारे में कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो पुद्गल के मैटर क्रिएट होते हैं, कार्मिक पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं जो सोल के चारों तरफ जो है वो फैल रहे होते हैं। और मैटर जो है ये क्या है, ये सेकंड कैटेगरी है और ये किससे बना हुआ है, पुद्गल से ही बना हुआ है। और इस पुद्गल में क्या होता है, कलर, टेस्ट, स्मेल सारी चीज़ें होती है। तो फिर हर रियलिटी जो है उसकी 3 कैटेगरी है। पहली तो सेंटिएंट कैटेगरी है, मतलब कॉन्शियसनेस, जो हमने ऑलरेडी बात किया कि जैनिज्म जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को कॉन्शियसनेस, मैटर ऐसे देखता है। तो पहली कैटेगरी है सेंटिएंट, दूसरी कैटेगरी है पुद्गल या फिर मैटर जो आपको सेंस से जोड़े रखती है। और तीसरी कैटेगरी जो है, तीसरी कैटेगरी में हम देखें तो हम देखते हैं तीसरी कैटेगरी है अरूपी अजीव। तो एक मैटर की तीसरी कैटेगरी क्या है, अरूपी अजीव। अरूपी अजीव के 4 सब्सटेंस हैं, एक तो द्रव्य दैट इज स्पेस, सेकंड इज मोशन दैट इज धर्म, थर्ड इज रेस्ट दैट इज अधर्म, फोर्थ इज टाइम दैट इज काल। तो जैन फिलॉसफी का मानना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवास हैं, जीव जो है उसके
फॉर्म नहीं है, उसकी खुद की कोई फॉर्म नहीं है, जैसे कि सांख्य फिलॉसफी भी कहती है कि पुरुष के खुद की कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है, वैसे ही जैन फिलॉसफी कहती है कि जीव भी फॉर्मलेस है। जैसे कि एक रूम में अगर हम लैंप जलाएं तो लैंप जो है वो पूरे रूम में लाइट कर देती है, वैसे ही जीव को अगर हम किसी भी बॉडी को दे देते हैं तो वो उस पूरे बॉडी के शेप को, साइज को अक्वायर कर लेती है। जीव की 3 मेन क्वालिटी है, कॉन्शियसनेस, ब्लिस और एनर्जी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कर्म के बारे में हमने बात कर लिया, मोहन्य के बारे में बात कर लिया। तो जब हम अपने मोह माया की वजह से जो है कर्म करते हैं, मोहनिया की वजह से कर्म करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जीव की जो इनहेरेंट 3 क्वालिटीज़ है, कॉन्शियसनेस, ब्लिस और एनर्जी, ये जो है ये बर्बाद हो जाती है। ये ऐसे हो जाती है जैसे एक मिरर में डस्ट का पड़ जाना। तो कर्म पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है अलग अलग पैशन, अलग अलग डिज़ायर और हेटरेड से। कर्म पार्टिकल जो है वो जीव को फिर बाइंड कर लेती है। हमने ऑलरेडी असरव, बॉन्डेज, इन सारी चीज़ों को डीप में कर लिया। कुछ जीव जो है उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है जिसको कहते हैं भावत्यव। इसका मतलब कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग फ्री। तो कुछ जीव हैं जिनमें ये क्वालिटी है कि वो फ्री हो सकते हैं और वो कर्म पार्टिकल से बहुत ज़्यादा अफेक्ट या ओवरवेल्म नहीं होते हैं, ना ज़्यादा खुश होते हैं ना ज़्यादा दुखी होते हैं। बाय एक्सर्शन एंड राइट नॉलेज, सही नॉलेज की वजह से हम लोग जो है फ्रेश कर्म को स्टॉप कर सकते हैं, जिसे संवार कहा जाता है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कर्म है उससे ख़त्म कर सकते हैं, जिसे निर्जर कहा गया है। हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और फाइनली जब हम फ्रेश कर्म को करना बंद कर देंगे तो साइकिल ऑफ संसार जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हम रीच कर जाएंगे मोक्ष को। लैडर, जो कि हमने इसकी भी बात कर ली कि 14 स्टेजेस की लैडर है, 13 स्टेजेस में अरहत होते हैं और अरहत जो है उसे वो क्वालिफाइड है कि वो एक तीर्थंकर बन सकता है अगर वो उसे जो है कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस ज्ञान को डिसेमिनेट करना चाहते हैं तो वो एक तीर्थंकर बन जाते हैं। 14 स्टेज जो है वो अरहत जो है बिफोर हिज डेथ वो जो है अचीव कर लेते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं, उनकी सोल जो है वो लिबरेट करके सिद्ध लोक पहुंच जाती है। बात करें जैना डिसिप्लिन की, तो जैना डिसिप्लिन में त्रिरत्न की बात की गई है, मतलब राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इसे याद करने का इजी ट्रिक है KFC। तो KFC निमोनिक से हम याद कर सकते हैं कि राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट जो है ये त्रिरत्न है। और 5 ग्रेट वाउस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, दैट इज अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य एंड सो दैट्स इट, अस्तेय एंड देन सत्य। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो जाता है, इनर प्योरिफिकेशन हो जाता है। अगर आपको राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट है तो आप जो है वो 5 वाउस को ईजिली फॉलो कर पाएंगे और आपकी इनर प्योरिफिकेशन हो जाएगी। अहिंसा जो है वो सेंट्रल है जैनिज्म के थॉट को। और जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया कि जैना डॉक्ट्राइन के हिसाब से 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, देव, मनुष्य, नरकी एंड प्लांट्स या एनिमल। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया कि एक सोल की जो है वो 4 तरह की मोशन होगी और ये इन चारों तरह के मोशन में ही क्या होता है, बर्थ और रीबर्थ में फंसे रहते हैं। अगर हम जो है वो राइट नॉलेज से और पंचव्रत को फॉलो कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है फॉर्म्स ऑफ प्योरिफिकेशन में पहुँच के फाइनली जो है अगर कोई अरहत बन जाता है और अरहत के बाद जो है वो 14 स्टेज में पहुँच जाते हैं अगर बिफोर देयर डेथ, तो वो क्या होते हैं, वो इन 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस से लिबरेट हो जाते हैं और सिद्ध लोक पहुंच जाते हैं। ओके, तो लोएस्ट कैटेगरी जो जैनिज्म के हिसाब से है, तिरिंच गति जो है वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है जिसमें लोग एनिमल और प्लांट बनते हैं, मतलब लोअर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। एनिमल और प्लांट में भी सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हैं एकेंद्रिया, जिनका मतलब लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है। इनमें आ जाते हैं निगोडास। निगोडास जो है वो टाइनी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बस सेंस ऑफ टच है, ठीक है। और ये जो है ये क्लस्टर्स में जो है ये जन्म लेते हैं, कुछ सेकंड, 1 सेकंड के लिए होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये जन्म लेते हैं एंड फिर इनकी डेथ हो जाती है। निगोडास जो है वो हर जगह पर है, प्लांट पे, एनिमल की बॉडी पे। और निगोडास के ऊपर अगर देखा जाए तो फिर से एक सिंगल सेंस ऑर्गेनिज्म ही है, दैट इज स्थावर। तो स्थावर को जो है अर्थ बॉडीज, वाटर बॉडीज, फायर बॉडीज और एयर बॉडीज कहा गया है। प्लांट जो है वो स्थावर और निगोडास से हायर है स्केल में, उनके पास भी 1 सेंस ही है
और वो क्या है, वो टच की सेंस है, बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो निगोड़ा और स्थावर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उनकी लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी लॉन्गर है। तो इस वजह से प्लांट जो है वो हायर फॉल करते हैं निगोड़ास और स्थावर के कंपैरिजन में। देन कम्स एनिमल, जो कि प्लांट से भी हायर है। तो एनिमल के 2 से लेकर के 5 सेंस होते हैं। जिनके पास 5 सेंस है वो लोग हैं जिनको जो है एबिलिटी ऑफ रीजनिंग है, वो सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं। तो उनसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो किसी को भी इंजोर ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे जो है 2 फॉर्म ऑफ लॉस होती है। पहले तो जिसे इंजोर किया गया उसे तो सफरिंग हुई ही, और क्योंकि हमने इंजोर किया तो हमने नया कर्म, फ्रेश कर्म क्रिएट किया, और फिर फर्दर ऑल जो है वो बॉन्डेज में फंस गए। और इंजोरी जो है वो बस एक्शंस में नहीं होनी चाहिए, इमोशंस में भी नहीं होनी चाहिए, इंटेंशंस में भी नहीं होनी चाहिए। जब इंजोरिंग होता है तो नेगेटिव इमोशंस जो है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव पैशन ड्रॉ करते हैं, और वही नया पुद्गल मैटर क्रिएट होता है जो सैल्वेशन की पाथ में रोड़ा क्रिएट करता है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म जो है, इसी वजह से जैनिज्म में स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म को काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ जो है बोला गया है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लाइफ में, क्योंकि आप किसी भी लिविंग बीइंग को क्या कर सकते हैं, हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है वो फ्रेश मैटर, फ्रेश पुद्गल क्रिएट होगा। माना जाता है कि निगोड़ास जो है वो स्वीट और फर्मेंटेड चीज़ों में पाए जाते हैं, इसीलिए जैनिज्म में फिग्स, हनी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है, क्योंकि इसमें निगोड़ा है, और जब आप ये कंज्यूम करते हैं तो आप निगोड़ास को किल करते हैं। इवन अगर एक एनिमल है जिसे आपने किल नहीं किया है फूड के लिए, बट उसकी नेचुरल डेथ हुई है, तो भी उसके मीट को हमें जो है कंज्यूम नहीं करना है। उन लोगों को जिनके पास 5 सेंस हैं, क्यों नहीं कंज्यूम करना है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि डेड फ्लैश में जो है, निगोड़ास के लिए डेड फ्लैश जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है, तो वहाँ पर बहुत सारे निगोड़ास जो है वो ब्रीड कर रहे हैं, जिसे आपने इनडायरेक्टली किल कर दिया। श्वेतांबर्स जो है वो कुछ एक्सेप्शंस करते हैं, जैसे ये दिगंबर में ऐसा कहना है कि आप डेड मीट को भी नहीं खा सकते, बट श्वेतांबर का कहना है कि आप जो है वो मीट को कंज्यूम कर सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे कभी सूखा पड़ गया, फेमाइन आ गई, या आपको एक इलनेस है, सपोज आपको कोई इलनेस है जो पर्टिकुलर मीट को कंज्यूम करके रिकवर की जा सकती है, तो इन दैट केस श्वेतांबर जैनिज्म में मीट कंज्यूम करना अलाउड है। बात करें एक लिबरेटेड मैन की, तो जैनिज्म के हिसाब से लिबरेटेड मैन वो है जिसने अपने रैथ, प्राइड, ग्रीड पर क्या कर लिया है, कॉन्कर कर लिया है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो जो है वो लिविंग बींग्स को इंजोर नहीं करेगा, और वो जो है हिल पुट एन एंड टू एक्ट्स, तो वो अपने नए कर्मा को क्रिएट नहीं करेगा, नए फ्रेश कर्मा को क्रिएट नहीं करेगा, और जो उसके पुराने सारे भी जो भी कर्म है उसे वो डिस्ट्रॉय करेगा, एग्जॉस्ट करेगा, जिसे हमने अभी डिटेल में पढ़ा कि कैसे एग्जॉस्ट किया जा सकता है। तो ऐसे केस में वो इंसान जो है वो क्या हो जाएगा, वो एक लिबरेटेड मैन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जो रेनेंशियंट्स हैं जैनिज्म में, उनसे हाईली एक्सपेक्टेड है कि वो अहिंसा को जो है हायर लेवल पर डील करें, और ले पर्सन या लेटी जो हैं उनको जो है थोड़ा बहुत मतलब उनको अलाउड है, बट माना जाता है कि वो हार्म नहीं करें बींग्स को जिनको 2 या 2 से ज़्यादा सेंसेस है। तो रेनेंशियंट्स जो है जैनिज्म में, वो तो सिंगल सेंस बींग्स को भी उन्हें जो है अलाउड नहीं है कि वो हार्म करें। मॉन्क और नन जो हैं वो अर्थ को डिग नहीं करते हैं कि वो अर्थ बॉडीज़ को ना मार दें। वो जो है स्विमिंग वगैरह, बाथिंग को अवॉइड करते हैं ताकि वो वाटर बॉडीज़ को ना किल करें। वो जो है लाइट और फ्लेम्स को जलाना, एक्सटिंग्विश करना, इसको जो है वो अवॉइड करते हैं ताकि वो फायर बॉडीज़ को ना मारे। और वो जो है वो खुद को फ़ैन नहीं करते, खुद को हवा नहीं लगाते, इसका कारण है कि वो एयर बॉडीज़ को ना मार दे। तो इतने हाई लेवल पर नॉन वायलेंस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है रेनेंशियंट्स के द्वारा। और वो जो है वो ग्रीनरी पर नहीं चलते हैं कि वो लिविंग प्लांट्स को टच नहीं करते कि वो वेजिटेबल बॉडीज़ को ना मारे। अगर डिफरेंस देखें डेली प्रैक्टिस में दिगंबर और श्वेतांबर मॉन्क्स की, तो दोनों की दोनों ट्रेडिशन ही ये अग्री करती है कि महावीर और उनके अर्ली डिसाइपल्स जो है वो नेकेड जाते थे, उन्होंने क्लोथ को जो है डिस्कार्ड कर दिया था, और दिगंबर इसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि एक मॉन्क के पास कोई पोजेशन नहीं होना चाहिए, कपड़े भी नहीं होने चाहिए, और एक चीज़ जो मॉन्क कैरी कर सकते हैं वो है एक स्मॉल ब्रूम, और इसके अलावा एक वाटर गॉड।
वाटर गॉड टॉयलेट हाइजीन के लिए कैरी करना पड़ता है, और स्मॉल ब्रूम क्योंकि कहीं पर अगर बैठेंगे दिगंबर सेंट तो उनको ब्रश करना होता है, इंसेक्ट्स वगैरह को हटाना पड़ता है ताकि वो इंसेक्ट्स के ऊपर ना बैठ जाएं, उन्हें ना किल कर दें। श्वेतांबर ऑन द अदर हैंड जो है ये मानते हैं कि महावीर ने जो है क्लोथ्स को डिस्कार्ड किया था, बट ये मानते हैं कि न्यूडिटी जो है वो एज अ प्रैक्टिस जो है वो अब जो है वो नेसेसरी नहीं है। बात करें लेटी की, तो लेटी या फिर कॉमन सोसाइटी में जो जैनिज्म को ऑब्जर्व कर रहे थे वो अनुव्रत को ऑब्जर्व करते थे, और अनुव्रत जो है, जो 5 महाव्रत हमने पढ़ा उसी के मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। तो पहले 3 वाउस जो हैं जो कि महाव्रत में थे वो ही अनुव्रत में ही हैं, बट आखिरी के जो 2 वाउस हैं अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उसको रिप्लेस कर दिया गया है चेस्टिटी और लिमिटिंग वन वांट। चेस्टिटी यानी कि ब्रह्मचर्य की जगह, ब्रह्मचर्य यानी कि कोई अगर मॉन्क है तो उन्हें जो है सेक्स और सेंसुअल प्लेजर में कहीं भी इंगेज नहीं करना है, बट चेस्टिटी की बात है कि कोई अगर फैमिली में किसी ने, कोई सोसाइटी से किसी ने जैनिज्म एक्सेप्ट किया और वो फैमिली लाइफ जी रहा है, हाउस होल्डर स्टेज में, तो उसे जो है लॉयल रहना है अपने पार्टनर के साथ। दिस इज द फर्स्ट वाउ दैट इज रिप्लेस्ड। और सेकेंड जो अपरिग्रह है कि मॉन्क्स जो है वो कुछ भी जो है वो ओन नहीं कर सकते, और सोसाइटी के लिए है कि वो जो है वो अपने वॉन्ट्स को लिमिट करें, लिमिटेड चीज़ों को ओन करें। थ्योरेटिकली बात यह है कि ले पाथ जो है वो सैल्वेशन तक नहीं पहुंचा सकता है आपको, बट जैनिज्म ने जो है वो किसी तरह से मैनेज किया है कि वो हाउस होल्डर को भी जो है वो अपने में इंक्लूड कर सके। जैनिज्म में जो है डिस्टिंग्विश किया जाता है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल इंजूरी को लिविंग बींग्स में। इसमें जो है ऑक्यूपेशंस जो कि इन्वॉल्विंग, जो कि किलिंग को ना इन्वॉल्व करे, जैसे कि हंटिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी ऑक्यूपेशंस आप नहीं कर सकते हैं जैनिज्म में। बट कुछ ऑक्यूपेशंस है जैसे कि राइटिंग, गवर्निंग, फार्मिंग, आर्ट, ट्रेड, प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्ट, ये सारी ऑक्यूपेशन इसमें जो है किलिंग या फिर ऐसा कुछ इन्वॉल्व हो, जैसे कि गवर्निंग आ गई, एग्रीकल्चर आ गई, इसमें जो है आप लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर में जब आप सॉइल को टिल कर रहे हो तो भी आप लिविंग बींग्स को मार रहे हो, और जब गवर्न कर रहे हो तो वॉरफेयर ही इन्वॉल्व है, और इसलिए एग्रीकल्चर एंड गवर्निंग जो है वो एकदम अलाउड नहीं है। ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड में जो है जैनास जो है ये प्रैक्टिस करते हैं, आज के डेट में भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जो है लाइफ फॉर्म्स को इंजॉय नहीं करते हैं। टीचिंग जो है ये भी एम्फेसाइज किया, जो जैन के जो सोसाइटी के लिए टीचिंग्स है उसमें एम्फेसाइज किया जाता है दान को। एल्म्स दीजिए आप रेनेंशिएंट्स को और दूसरे वर्दी रेसिपिएंट्स को। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ जो है किसी भी इंसान के लिए, वो एक रेनेंशिएंट हो या फिर ले पर्सन हो, तो जैनिज्म में इसे कहा जाता है फास्टिंग, डेथ बाय फास्टिंग, जिसे कि सल्लेखना या संथारा भी कहा जाता है। जैना टेक्स्ट की बात करें तो हमने जैसा पहले ही देखा कि वो क्षत्रिय वर्ण की सुपीरियॉरिटी को एम्फेसाइज करते हैं बाकी वर्ण में। जो आदि पुराण है वो बताता है क्षत्रिय के एट्रीब्यूट्स के बारे में कि एट्रीब्यूट्स द क्रिएशन ऑफ क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण टू द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ। तो आदि पुराण का कहना है कि ऋषभ देव जो हैं उन्होंने जो है क्रिएट किया है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को, और ऋषभ देव जो हैं वो एक किंग थे जीनाहुड को अटेन करने से पहले। ब्राह्मण वर्ण जो है ये माना जाता है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत ने जो है उन्होंने क्रिएट किया है, जो कि पहले चक्रवर्ती रूलर थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से ही जैना टेक्स्ट भी ब्राह्मणास को क्रिटिसाइज करते हैं, एनिमल सैक्रिफाइस और एरोगेंस को क्रिटिसाइज करते हैं, बट साथ साथ जैना जो है वो ट्रू या आइडियल ब्राह्मण की बात करती है, और वो बताती है कि ट्रू या आइडियल ब्राह्मण कौन होते हैं, जो कि जिनकी कंडक्ट अच्छी होती है। तो वो रीडिफाइन करते हैं कि बस एक जैना मॉन्क जिनकी कंडक्ट अच्छी है, मतलब जैना मॉन्क जो है तो उन्होंने अपने कंडक्ट को रेगुलेट किया हुआ है, तो वो ही एलिजिबल है एक ट्रू ब्राह्मण बनने में। पीपल जो हर वर्ण के और सोशल बैकग्राउंड के हैं वो जैन संघ में एंटर कर सकते थे। उत्तर ध्यायन सूत्र की बात करें तो इसमें हमें एक स्टोरी मिलती है हरिकेश्य की, जो कि एक चांडाल फैमिली को बिलोंग करते थे और इन्होंने जो है जैनिज्म एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा इनकी एक स्टोरी भी दी गई है कि ये एक बार जब ये जो है
फूड या फिर बाकी चीज़ों को, जब ये फास्ट कर रहे थे, लंबी फास्ट इन्होंने किया हुआ था, तो ये फूड वगैरह के सर्च में जो है ये भटकते भटकते एक ब्राह्मण फैमिली तक पहुँचे, जहाँ पर ब्राह्मण जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो ब्राह्मण लोगों ने जो है इनको काफ़ी बुरा भला कहा और फिर रेफ्यूज़ कर दिया कि आपको जो है फूड नहीं दिया जाएगा। हरिकेश जो है वो अपने लिए खड़े हुए और उन्होंने ट्राई किया कि वो ब्राह्मण्स के साथ रीज़न कर पाए, और उन्होंने डिस्क्राइब किया, यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है कि ब्राह्मण जो है वो उनको स्टिक से, केन से, चाबुक से जो है उन पर अटैक कर रहे थे। और फिर इसके बाद फिर यहाँ पर क्या बताया जाता है कि यहाँ पर इंटरवेंशन होती है यक्ष की। यक्ष जो है वो डेमी गॉड है, और उनके इंटरवेंशन के बाद ब्राह्मण को रियलाइज़ होता है कि ब्राह्मण ने गलत किया, और फिर वो लोग हरिकेश से माफ़ी मांग लेते हैं। हरिकेश जो है वो ग्रेशियसली फॉरगिव कर देते हैं, और फिर उनके बाद जो है उनको यूज़लेसनेस बताते हैं सैक्रिफाइसेस की, कि सैक्रिफाइसेस कितनी यूज़लेस है, इसके बारे में वो उनको क्या करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं। और यूज़लेसनेस ऑफ सैक्रिफाइस के बाद हरिकेश जो है वो उन्हें ये बताते हैं कि ट्रू सैक्रिफाइस कैसे आप कर सकते हैं, आप जैनिज़्म को प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और लेकिन ये तो एक कुछ एपिसोड्स हैं जो हमें मिलते हैं, बट हम जानते हैं कि गांधारस जो थे, सारे जो गांधारस थे महावीर के, वो ब्राह्मण ही थे और वो मगध एरिया को ही बिलोंग करते थे। और एक स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन जो है हमें जैन आचार्यों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि भद्रबाहु, सिद्धसेन दिवाकर, पूज्यपद, हरिभद्र और जीनसेन, ये लोग ब्राह्मण थे जो कि जैन आचार्य बनते हैं। और लेटी या फिर कॉमन मैन में अगर हम देखें तो जैनिज़्म जो है वो यूजुअली अर्बन मर्चेंट क्लास जो है वो प्रैक्टिस करती थी। बात करें कि वुमेन को कैसे परसीव किया गया है जैनिज़्म में, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की तरह जैन टेक्स्ट भी वुमेन को एक डेंजर की तरह बताती है। ब्रह्मचर्य को लेकर के वो डेंजर है, एक मॉन्क जो ब्रह्मचर्य ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए वुमेन क्या है, वो एक डेंजर है, और उनको कहती है कि आप अवॉइड करिए वुमेन के फ्रेंडशिप और उनके कंपनी को। लेकिन साथ ही साथ जैनिज़्म में जो है एक मोनास्टिक ऑर्डर भी स्टैब्लिश किया गया है वुमेन के लिए। ट्रेडिशनल जैन अकाउंट जो है उसमें जो है हम देखते हैं कि महावीर के जीवन काल में ही काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस है वुमेन को संघ में। अकॉर्डिंग टू कल्पसूत्र की अगर माने तो जब महावीर की डेथ हुई तो 14,000 मॉन्क के कंपैरिजन में 36,000 नन थी, और 1,59,000 लेमेन के कंपैरिजन में 3,18,000 ले वुमेन थी जो जैनिज़्म का पार्ट थी। अ टोटल ऑफ आप देखें तो 1400 वुमेन जो है वो ज़्यादा थी, और 700 मेन 1400 वुमेन थी इन अपोज टू 700 मेन जो कि महावीर के जीवन काल में ही जिन्हें सैल्वेशन मिल गया था। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन जो है वो फ्लरिश भी कर रही थी, हालांकि जैन टेक्स्ट में वुमेन को जो है एक मॉन्क के सेलिबेसी के लिए डेंजर भी बताया गया है। इशू ऑफ क्लोथिंग जो है वो सेंट्रल है जैनिज़्म में, और वो जेंडर और सैल्वेशन को जो है वो काफ़ी लिंक करता है। जैसे दिगंबर जो है वो क्या करते हैं, काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करते हैं कि हमें अगर सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हमें कपड़ों को भी त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक तरह के पोजीशन है जो कि किससे जुड़े हुए हैं, पैशन, सेक्सुअल डिज़ायर और शेम से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए बट दिगंबर का ये मानना था कि सोसाइटी में जो वुमेन है वो नेकेड नहीं घूम सकती है पब्लिकली, इवन आफ्टर वो जो है वो सेंटहुड को अप्रेज कर ले, सेंटहुड को एक्सेप्ट कर ले। तो दिगंबर का मानना है कि एक वुमेन की जो बॉडी है वो सबसे बड़ा कारण है कि वो एक सैल्वेशन को अटेन नहीं कर सकती है। तो वुमेन मेडिकेंट्स जो कि एसोसिएटेड थी जैनिज़्म से, उन्हें साध्वी कहा जाता था, बट वो क्या थी, वो एक सेलिब्रेट ले वुमेन ही मानी जाती थी, क्योंकि जो ले पर्सन होते थे मेल और वुमेन, वो जो है वो सैल्वेशन नहीं अचीव कर सकते थे अकॉर्डिंग टू दिगंबर जैनिज़्म। तो वो एक सेलिब्रेट ले वुमेन ही मानी जाती थी, बट एक ऐसी ले वुमेन जिनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बाकी ले वुमेन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए श्वेतांबर ट्रेडिशन की, तो हम लोग देखते हैं कि श्वेतांबर में वेयरिंग और नॉट वेयरिंग क्लोथ्स इससे मोक्ष का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस जो है अब खत्म हो चुकी है, अब ये अनइम्पॉर्टेंट है। तो मॉन्क और नन जो हैं वो श्वेतांबर के सेम वाउज लेते थे, और फिर इन थ्योरी में तो उन दोनों को बराबर माना जाता था, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़े डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं।
जैसे प्रैक्टिस में क्या कहा जाता है कि जैसे बुद्धिस्ट संघ में प्रैक्टिस होती थी कि कोई भी कितनी भी सीनियर नन हो और कितने भी जूनियर मॉन्क हो, बट नन को जो है वो पहले रिस्पेक्टफुल सैल्यूटेशन ऑफर करना पड़ता था और नन जो है वो कन्फेस कर सकती थी अपने रॉन्ग डीड्स को एक मॉन्क को, बट मॉन्क जो है वो उनको सेंसर कर सकते थे, बट रिवर्स चीज़ें नहीं होती थी। बट थ्योरी में श्वेतांबर जैनिज्म में हम सिमिलैरिटी देखते हैं, हम जो देखते हैं इक्वालिटी है एक मेल और फीमेल में। हाउएवर इन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलती है। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज मल्ली और मल्लीनाथ। तो श्वेतांबर ट्रेडिशन जो है वो मानती है कि मल्लीनाथ ये जो है ये 19th तीर्थंकर हैं जैनिज्म में, और श्वेतांबर और दिगंबर ट्रेडिशन जो है इनके बारे में अलग अलग व्यूज़ रखती है। तो श्वेतांबर ट्रेडिशन का कहना है कि प्रीवियस लाइफ में जो मल्ली जो थे उनकी जो सोल थी वो एक किंग के बॉडी में थी जिनका नाम था महाबल, और महाबल जो है ये एक ऐसे किंग थे जिन्होंने जो है दुनिया को रिनाउंस कर दिया था अपने 7 मित्रों के साथ, और सारे के सारे जो दोस्त हैं उनके वो जैन मॉन्क बन गए थे। और ये 8 मॉन्क जो है इन्होंने अग्रीमेंट किया था कि ये एक दिन में हर दिन ये जो है ये क्या करेंगे, ये सेम नंबर ऑफ फास्ट करेंगे। तो फिर क्या हुआ था, ऐसे में महाबल ने एक धोखा दे दिया अपने बाकी दोस्तों को, और उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने ज़्यादा फास्ट कर दिया। वो मील्स को एक्सक्यूज़ कर देते थे, मील्स को जो है वो छोड़ देते थे एक्सक्यूजेस बना करके, और ऐसे में क्या हुआ, उनके फास्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए। हाउएवर उनकी कंडक्ट वगैरह जो है ये काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट उनके जो जैना पाथ में उन्होंने जो थोड़ा बहुत गड़बड़ किया था इनिशियली, तो उस वजह से वो रीबर्थ तो उनकी होती है, बट वो जो है वो वर्दी हो जाते हैं एक जीना बनने में। बट क्योंकि उन्होंने ये जो डिवाइसिव एक्ट किया है, उन्होंने जो ये धोखा दिया अपने दोस्तों को, तो इस वजह से क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो देव गति को प्राप्त होते हैं, उनकी सोल जो है वो देव गति में जाती है, और एक लंबे पीरियड हेवन में गुजारने के बाद जो है उनका रीबर्थ होता है। बट वो इस बार मेल की तरह नहीं उनका जन्म होकर के वो एक फीमेल बनते हैं, एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस जिनका नाम है मल्ली। बाकी जो 7 मॉन्क्स होते हैं ये भी जो है ये देवगति को ही प्राप्त होते हैं और फिर वापस आते हैं, तो ये क्षत्रिय वॉरियर्स बन के आते हैं नेबरिंग किंगडम्स के, मल्ली के नेबरिंग किंगडम्स के क्षत्रिय वॉरियर्स बन के आते हैं, और ये सब के सब जो है ये मल्ली से जो है ये शादी करना चाहते थे, और सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे मल्ली के लिए। मल्ली जो है वो इतनी डिस्गस्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों से, उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो वर्ल्ड को रिनाउंस कर लेती है, और वर्ल्ड को रिनाउंस करने के बाद वो जो है वो इंस्टेंटली अटेन कर लेती है केवल ज्ञान, 13th सीढ़ी पर पहुंच जाती है और वो 19th तीर्थंकर बन जाती है। तो श्वेतांबर ट्रेडिशन का कहना है कि मल्ली जो है वो एक एक्सेप्शन है, और मल्ली के अलावा सारे बाकी जो 24 तीर्थंकर में 23 तीर्थंकर हैं वो सारे फीमेल हैं, बट मल्ली क्या है, मल्ली एक मेल है। बात की जाए दिगंबर ट्रेडिशन की, तो दिगंबर जो है वो रिजेक्ट करते हैं इस ट्रेडिशन को कम्प्लीटली कि मल्ली जो है वो फीमेल थी। तो वो कहते हैं कि 19 तीर्थंकर जो है वो कौन है, वो मल्ली नहीं, वो मल्लीनाथ हैं, और वो एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ है एज अ प्रिंस नॉट अ प्रिंसेस, और जो है वो वाउज लेने के बाद एक दिगंबर मॉन्क बने, और इवेंचुअली वो क्या हुआ, वो एक तीर्थंकर बन गए। वॉज इट पॉसिबल फॉर अ फीमेल टू एवर बी अ तीर्थंकर, ये एक क्वेश्चन है। तो दिगंबर ट्रेडिशन का कहना है कि वुमेन जो है उन्हें एक मेल बन के वापस जन्म लेना ही होगा ताकि वो सैल्वेशन अटेन कर सके, क्योंकि क्लोथ को छोड़ना जो है ये काफ़ी नेसेसरी है, और दिगंबर मानते हैं कि सोसाइटी ऐसी है नहीं कि फ़ीमेल जो है वो अपने क्लोथ को डिस्कार्ड करे। तो वो ये होल्ड करते हैं कि फ़ीमेल को क्लोथ डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बट वो कहते हैं कि इसी वजह से आपको क्या करना होगा, एक फ़ीमेल को रीबर्थ लेना होगा एज अ मेल, ताकि वो जो है वो लिबरेशन अटेन करे। हालांकि श्वेतांबर जो है वो एक्नॉलेज करते हैं कि मल्ली जो है, जो कि 19 तीर्थंकर है, वो एक वुमेन है। दोनों की दोनों ट्रेडिशन जो है ये मानते हैं कि वुमेन जो है आर नॉट केपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनडिजायरेबल वॉल्यूशंस सो दैट दे कैन नेवर बी बॉर्न इन 7th एंड लोएस्ट हेल। तो दिगंबर और श्वेतांबर ट्रेडिशन में एक बात में कॉमन एक्सेप्टेंस है कि एक फीमेल जो है वो लोएस्ट हेल में जो है उनका जन्म नहीं हो सकता है। जैसे हमने 4 मोशन की बात की, तो पाताली गति में भी जो है ना वो 7 लेयर्स हैं, तो
जो सबसे लोएस्ट लेयर है, जो 7वां लेयर है, उसमें एक फीमेल की बर्थ कभी भी नहीं होगी, ऐसा जो है दोनों ही दिगंबर और श्वेतांबर ट्रेडिशन जो है वो अग्री करते हैं। बट दे ऑल्सो कंसिडर मिसडीड्स एंड नेगेटिव, बट आप देखिए तो मिसडीड्स और नेगेटिव प्रोपेंसिटी को दोनों कंसिडर करते हैं कि एक वुमेन की तरह रीबर्थ लेना मतलब आपने कुछ गलत किया है। जैसे मल्लीनाथ की एग्जाम्पल लें या फिर मल्ली अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन, तो श्वेतांबर ट्रेडिशन का कहना है कि मल्ली जो है वो एक फीमेल की तरह उनकी जन्म इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने पिछले लाइफ में जो है अपने 7 फ्रेंड्स के साथ जो है वो डिसीव कर दिया था, उन्हें चीट करके ज़्यादा फास्ट रख लिया था। मल्ली जो है वो कभी भी पॉपुलर फोकस ऑफ वर्शिप नहीं रही। ओनली इन द 9th सेंचुरी इमेज जो है हम लोग देख सकते हैं एक मल्ली की, जिसमें जो है उनके ब्रेस्ट और लॉन्ग हेयर दिखाया जाता है, हेयर जो ब्रेड के फॉर्म में टाइड है, तो ये मिलता है जिस वजह से हम कहते हैं कि मल्लीनाथ जो है वो एक फीमेल की तरह उन्हें वर्शिप किया जाता था। अगर जैनी की माने तो डिनायल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सैल्वेशन सीम्स टू हैव बीन अ फैक्टर इनहिबिटिंग वुमेन एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड एज इन सजेस्टेड बाय द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ दिगंबराज नन। तो लोग जो है ये जैनी जो है हिस्टोरियन, उनका कहना है कि जो फीमेल को सैल्वेशन का डिनायल था, इस वजह से जो है हम देखते हैं कि वुमेन के नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है दिगंबर ट्रेडिशन में। बट आई डोंट थिंक, मतलब आगे लिखा जाता है कि ये चीज़ जो है ये कंप्लीट सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो अश्योरेंस है ना, अश्योरेंस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ वुमेन मोनास्टिक ऑर्डर जो है, तो ऑफर ऑफ सैल्वेशन जो है वो खुद भी एक लॉन्ग टर्म मोनास्टिक ऑर्डर में अश्योरेंस नहीं देता था, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ बुद्धिस्ट। तो बुद्धिज़्म में जो है वुमेन को भी अलाउड था कि आपको भी सैल्वेशन मिल सकता है, क्योंकि बुद्धिज़्म में मध्यम मार्ग को प्रेस्क्राइब किया गया है या मिडिल पाथ को प्रेस्क्राइब किया गया है, तो उस हिसाब से फीमेल को भी सैल्वेशन मिल सकता था। बट हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म में भी डिक्लाइन हम देख पाते हैं थेरवाद कम्युनिटीज़ में साउथ ईस्ट एशिया की, तो क्लियरली और भी फैक्टर्स थे अपार्ट फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ सैल्वेशन या प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन के अलावा और भी फैक्टर्स थे जो कि प्ले कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। In the next class, we'll do about the royal patterns related to Jainism, the art and architecture related to Jainism, the various sects related to Jainism. So keep watching and keep supporting. Thank you.